फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 14 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं, कॉन्फ्रंटिंग मार्जिनाइजेशन। यानी देखिए, अभी तक हम लोग ने ये पढ़ा कि हाशियाकरण क्या है, इससे कैसे मतलब कैसे ये उत्पन्न होता है, कौन से लोग होते हैं जो मार्जिनाइज पीपल कहलाते हैं, है ना। आज हम ये पढ़ेंगे कि इसका निपटारा कैसे किया जा सकता है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। तो पढ़ते हैं इनवोकिंग फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल करके, है ना। आपको पता है कि हमें 5 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, सॉरी 6 है ना। फंडामेंटल राइट्स किसे कहा जाता है, ये आपके जो मौलिक अधिकार है। तो हमारे पास कितने मौलिक अधिकार है, 6। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रिंसिपल दैट मेक आवर सोसाइटी एंड पॉलिटी डेमोक्रेटिक। ठीक है, दे आर डिफाइंड इन एंड थ्रू द लिस्ट और फंडामेंटल राइट्स दैट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या बोलते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बहुत सारे रूल्स, नियम, सिद्धांत सब दिए गए हैं। किस लिए, ताकि हम अपनी सोसाइटी को, अपनी पॉलिटिक्स को क्या करें, डेमोक्रेटिक बना सकें, स्वतंत्र बना सकें। दे आर डिफाइन इन, इसको डिफाइन किया है इन्होंने कैसे, एज अ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दीज राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल इंडियन इक्वली, यानी कि ये जो राइट्स है ये हर इंडियन के पास, हर भारतीय नागरिक के पास बराबर है। एज फार एज द मार्जिनाइज्ड आर कंसिडर्ड, दे हैव ड्रॉन ऑन दीज राइट्स इन 2 वे। अब ये क्या बोलते हैं, सेम ऐसे ही ये राइट्स मार्जिनाइज पीपल के पास भी हैं, वो इसका 2 तरह से उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, नंबर 1, फर्स्ट बाय इंसिस्ट on their fundamental rights, they have forced the government to recognize the injustice done to them। यानी वो पहले अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि वो हमारे साथ हो रहे जो बर्ताव है, जो बुरे व्यवहार हैं, उनको देखे, उनको फाइंड आउट करें। सेकेंडली क्या होता है, they have insist that the government enforce these laws in some instance, and in struggle of the marginalized have influenced the government to frame new laws in keeping with the spirits of the fundamental rights। अब क्या बोलते हैं, दूसरा वो गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं, उसके ऊपर दबाव डालते हैं, उसको इंसिस्ट करते हैं कि भाई आप ऐसा कुछ करो जिससे जो हमारे ऊपर, मतलब हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसको दूर किया जा सके। और इनके इसी फोर्स करने के ऊपर कभी कदार गवर्नमेंट को नए रूल्स, नए नियम्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, आपको लिखा है आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 क्या बताता है, इसको पढ़ते हैं। अनुच्छेद 17 कहता है, स्टेट दैट अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अपोज्ड, यानी बोलते हैं कि जो अनटचेबिलिटी है, यानी छुआछूत जो है वो बिल्कुल तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए। दिस मीन्स दैट नो वन कैन henceforth prevent scheduled caste for educating themselves, entering temple, using public facilities etc। बोलते हैं कि इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि कोई भी शेड्यूल कास्ट जो लोग होते हैं या शेड्यूल ट्राइबल जो होते हैं, उनको किसी भी तरह से नहीं रोका जा सकता। ना आप उन्हें एजुकेशन लेने से रोक सकते हैं, ना आप उन्हें मंदिर में जाने से रोक सकते हैं, और ना ही आप उन्हें पब्लिक फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, पुराने ज़माने में ये सब चीज़ें हुआ करती थी, है ना। तो पुराना ज़माना है, उसमें लोग जो थे, बड़ी जाति के जो लोग हुआ करते थे, वो नीची जाति के लोगों को मंदिर में नहीं जाने देते थे, उनके जैसे कुएं से पानी नहीं पीने देते थे, उनका जो पब्लिक प्लेस हुआ करता था उसको इस्तेमाल नहीं करने देते थे। ठीक है, यहाँ इन्होंने इस चीज़ को क्या कर दिया, सख्ती से मना कर दिया कि ऐसा कोई नहीं करेगा। इट्स also mean that it is wrong to persist untouchability, and that the practice will not be tolerated by a democratic government, यानी कि ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा एक लोकतांत्रिक समाज में, है ना, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट
अनटचेबिलिटी इज़ पनिशेबल क्राइम नाउ, यानी कि अगर आज के सिनेरियो में, आज के दौर में आप ये काम करते हैं कि छूत को बढ़ावा देते हैं या ख़ुद से मानते हैं छुआछूत को, कहीं भंगी है और ये है और मैं इससे बात नहीं करूँगा या उससे बात नहीं करूँगा, या तुम नीची जाति के हो तुम नीचे बैठो, जैसा कि आप सब जानते हैं भीमराव अम्बेडकर जी के साथ हुआ था, है ना। अगर कोई ऐसा करता है तो आज ये क्राइम के रूप में लिया जाएगा और इसके लिए आपका जो जुर्माना है, जो चार्जेस है वो तो लगेंगे, पेनल्टी तो लगेगी, साथ में आपको जेल की सज़ा भी हो सकती है। There are other sections in the Constitution that help to strengthen the arguments against untouchability, for example. ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए थे बातें जिसके तहत हम अनटचेबिलिटी को दूर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं बहुत सारी चीज़ें। अब आगे आपका लिखा है एन आर्टिकल ऑफ 15 कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल नंबर 15 जो है, अनुच्छेद 15 जो है वो क्या कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, उसे पढ़ लेते हैं। Note that no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion, race, caste, sex और place of birth। अब क्या बोलते हैं, आर्टिकल 15 के तहत बात ये कही गई थी कि इंडिया में, क्योंकि हमारा जो इंडिया है ये डेमोक्रेटिक है, इसके अंतर्गत कोई भी किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ना तो मज़हब को लेकर, ना जाति, ना धर्म, है ना, किसी चीज़ को लेकर के, आपका लिंग क्या है, आप लड़का हो लड़की हो, आपका जन्म स्थान क्या है, कहीं किसी भी टॉपिक को लेकर आपके साथ किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है, दिस हैज़ बीन यूज्ड बाय शेड्यूल कास्ट टू सीक इक्वलिटी वेयर इट हैज़ बीन डिनीड टू दैम, यानी ये इसलिए किया गया कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे जिन्हें जनरली ऐसा समझा जाता था, उनकी जो ये प्रॉब्लम्स है उसको दूर किया जा सके, है ना, और इक्वलिटी यानी कि एकता को फैलाया जा सके। Likewise, other minority groups have drawn on fundamental rights section of our constitution. They have particular down up the right to freedom of religion and culture and educational rights. अच्छा, जो आपके अदर माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे अब आप जानते हैं मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, तो अलग अलग तरह के जो लोग हैं ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके अल्पसंख्यक में आते हैं, है ना, यानी माइनॉरिटीज़ में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बहुसंख्यक हैं, जो मेजॉरिटी है, उनसे तादाद में क्या है, कम है। ठीक है, तो बोलते हैं कि जो आपके माइनॉरिटीज़ हैं उन्होंने फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने कहा कि भाई हमको राइट टू फ्रीडम मिलना चाहिए ऑफ रिलीजियस, यानी अपने मज़हब को मानने की आज़ादी मिलनी चाहिए, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को मानने की आज़ादी मिलनी चाहिए, और साथ के साथ हमें राइट टू एजुकेशन भी होना चाहिए ताकि हम पढ़ाई भी कर सकें, और ये पढ़ाई दोनों तरह की होनी चाहिए। यही नहीं कि सिर्फ हम इंग्लिश हिंदी पढ़ लें, बल्कि हमें हमारे मज़हब की पढ़ाई करने के लिए भी इजाज़त होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कहें कि भाई आप हिंदू मुल्क में रहते हो और आप सिर्फ हिंदू की बातें मानोगे, तो ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा देश जो है ये भिन्नताओं से भरा हुआ है, यहाँ पे हर मज़हब के लोग रहते हैं, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, है ना। लेकिन बेटा कोई इंसान ज़रूरी नहीं है कि सब लोग अच्छे हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुरा इंसान भी फंस जाता है। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने हर चीज़ को नज़र में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था। ठीक है ना, आपको पता है ना कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कब हुआ था, कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है, इन द केस ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, diversity, culture and religious group like Muslims and Parsis have the right to be graduate of the continent of their culture, as well as the right to make a decision on how best this constitute it to be prevailed। यानी अब यह बोलते हैं कि जो आपके माइनॉरिटीज़ थे उन्होंने इस बात के लिए रिक्वेस्ट तो की थी, जो मुस्लिम्स हैं, जो पारसी हैं, उनको इस चीज़ का मिला है कि भाई वो अपने मज़हब को अच्छे से बना सकते हैं, और जो भी उनके मज़हबी त्यौहार हैं या जो उनका रूल्स है उसे वो फॉलो कर सकते हैं। थर्स बाय ग्रेटिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ कल्चर राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज टू इंश्योर कल्चर जस्टिस टू सच ग्रुप। अच्छा, कुछ अलग राइट्स भी बनाए गए जिससे ये बात ध्यान में रखी जा सके कि भाई कहीं हमने तो अधिकार दे दिया, कहीं ऐसा तो नहीं अभी भी उनके साथ हानि हो रही है, कुछ शोषण हो रहा है, तो ऐसा तो ना हो, इसके लिए भी कुछ कायदे कानून बनाए गए। नेक्स्ट लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन डज
This so that the culture of this group is not dominate nor wiped out the कल्चर ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी। यानी इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये भी कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो अपना सब कुछ थोपने लगे इनके ऊपर, तो इसका भी ख्याल रखा जाए। प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, यानी सोशल जस्टिस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट क्या रूल्स करती है या किस तरह से करती है, तो इसको पढ़ लेते हैं। एज पार्ट ऑफ देयर एफर्ट्स to implement the constitution, both state and central government create specific schemes for implementation in tribal areas or in areas that have the high scheduled caste population. For example, अब क्या बोलते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन तो देखिए बन चुका है, वो तो इम्प्लीमेंट हो चुका है, उसमें तो बस संशोधन होता है, कोई प्रॉपर वे में चेंजेस नहीं आते हैं, है ना। पूरी तरह से उसे बदला नहीं जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है उसको। तो अब क्या बोलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, न्याय को बरकरार रखने के लिए कुछ अच्छी अच्छी स्कीम्स को लागू करती है। या तो वो ट्रबल एरिया में ही करेगी, नहीं तो फिर उन जगहों पे करेगी जहाँ पे शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल, द गवर्नमेंट प्रोवाइड फॉर फ्री और सब डिसाइडेड हॉस्टल्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, यानी गवर्नमेंट जो है फ्री में या कम दामों में बच्चों को हॉस्टल्स देती है शेड्यूल कास्ट के, या आदिवासी कम्युनिटीज़, किसको, आदिवासी कम्युनिटीज़ को देती है, सो दैट दे कैन help of education facilities that may be not available in their localities, और उस जगह पे जहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है उसको भी दिया जाता है। इन एडिशन, अगर हम एडिशन की बात करें, द गवर्नमेंट ऑल्सो ऑपरेट थ्रू लॉज टू इंश्योर दैट कॉन्क्रीट स्टेप्स दैट टेकन टू एंड इन इक्वलिटी इन द सिस्टम। इसके अलावा गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो ऐसे रूल्स, ऐसे नियम्स बना सके जिससे अनइक्वलिटी जो है, जो असमानता है, उसको ख़त्म किया जा सके सिस्टम के अंदर से, समाज के अंदर से। One such law policy is a reservation policy through which seats are reserved for scheduled caste and Adivasis in educational institution and government employments। अब ये बात भी आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि किस तरह से गवर्नमेंट जो एससी या एसटी बच्चे होते हैं उनको स्कूल में या कॉलेजेस में आरक्षण दिया जाता है। 15% का आरक्षण है कि भाई 15% सीटें जो हैं वो एसटी स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित है, वहाँ आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। या जॉब वैकेंसी में भी ऐसे ही आता है कि भाई यहाँ की जो वैकेंसीज़ है निकली हैं 20-25 जो भी सीट्स है उसमें से 15% सीट्स जो हैं वो एससी के लिए रिज़र्व हैं, है ना, या 20% सीट्स जो हैं वो रिज़र्व हैं। तो जैसा मतलब जैसा काम होता है, जैसे उसकी वैल्यू होती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजर्वेशन भी होता है। अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाउ कैन द पीपल मार्जिनाइज सेक्शन एक्सरसाइज देयर फंडामेंटल राइट्स टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू दैम। यानी जो आपके मार्जिनाइज पीपल हैं उनके साथ जो इनजस्टिस होता है उससे दूर रहने के लिए, उससे अपने आप का बचाव करने के लिए वो फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं। तो हमें पता है ना वो 2 प्रकार से करते हैं। कौन कौन सा, चलिए आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ से लिखेंगे, पहला तो वो इस तरह से करते हैं कि भाई वो गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि आप हमारे ख़िलाफ़ हो रहे इनजस्टिस को दूर कीजिए। दूसरा वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि भाई आप ऐसे लॉज बनाइए जिससे जो इनजस्टिस है या जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स है उनका इंस्टेंटली निपटारा किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को नए नए रूल्स और पॉलिसीज़ को भी बनाना पड़ जाता है। कर लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको दूसरा क्वेश्चन लिखा है, हाउ डज स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोर्ट सोशल जस्टिस। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे प्रमोट कर रही है सोशल जस्टिस को, आंसर देखते हैं। तो देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि वो कैसे कर रही है, वो एफ़र्ट्स करती है कि किस तरह से नई नई चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट की जा सके, है ना, और इस कुछ स्पेशल स्कीम्स वगैरह निकाली जा सके जिससे जो एससी बच्चे या एसटी बच्चे जो हमसे पीछे हो गए जनरल स्टूडेंट से, उनको उनके बराबर लाया जा सके।
यहाँ अब आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन आर्टिकल 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17 के ऊपर अपने जो विचार है उनको लिखिए कि हिंदुस्तान का जो संविधान है, भारतीय संविधान में आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 क्या कहता है, ये आपको बताना है। चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए अभी हम लोग पूरी तरह से पढ़ के आ चुके हैं कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 के तहत क्या क्या बातें कही गई हैं। एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 15 की, तो आर्टिकल 15 में कहा गया है किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना मज़हब के नाम पे, ना जाति के नाम पे, ना कास्ट के नाम पे, ना सेक्स, ना प्लेस के हिसाब से। किसी भी हिसाब से आपके ऊपर वो है ना डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, वो नहीं होगा। जबकि आर्टिकल 17 क्या बात करता है, आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी जो है, छुआछूत जो है, वो पूरी तरह से क्या है, दंडनीय अपराध है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ख़िलाफ़ केस किया जा सकता है, उसको कठिन कहते हैं ना एक सज़ा दी जा सकती है। अब वो चाहे जेल की सज़ा हो या जैसा भी है, उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो आपको पता चल गया कि जो आपका आर्टिकल 15 है वो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करता है, जबकि आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को ख़त्म करता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।